Dear students, Assalamu alaikum. I am Javed Ahmed Bhatt with a new lecture on the English book, the Vistos. Vistos. So we are reading the topic, the story, the enemy, written by Perles Buck. And Perles Buck, a prominent American writer, famous worldwide. So in this story, we learned that Sadao, जापानीज डॉक्टर, जापान का जो डॉक्टर था, उसे किस तरह अपने बाप ने परवरिश की, उसकी और उसकी तालीम के लिए, उसे आला तालीम के लिए वो अमेरिका भेजता है, तो ताकि और फिर वहाँ से वो एक बेहतरीन सर्जन बन के आता है। वहीं अमेरिका में वो एक प्रोफेसर के यहाँ रहता है और वहीं उससे की मुलाकात एक लड़की हाना से होती है जो जापानी होती है, जापानी नज़ात। तो वो उसे पसंद आती है, लेकिन वो शादी में तहम्मुल करता है जब तक ना उसके बाप को ये यकीन हो जाता है कि वो खालिस्तन एक जापानी लड़की है। तो उसके बाद सदाव एक दिन अपने घर आता है और अपने घर आने के बाद उसकी बीवी उसका वालिहाना इस्तकबाल करती है। तो उनका मकान जो है वो साहिल समंदर पर है और वहाँ पर चट्टानें जो हैं वो नोकीली हैं उस जानिब, और बड़ी तेज़ लहरें वहाँ पर समंदर की टकराती थीं। तो जब वो घर पहुँचा तो उसकी बीवी ने उससे वालिहाना इस्तकबाल किया, उसके बाजू पर अपने गाल रखे। और तभी वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ से आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें पेज नंबर 26. So from page number 26, from this it was at this moment up to the page number 28, यानी कि लास्ट ऑफ सदाव इंक्वायर्ड अप टू दिस। तो यहाँ तक हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, पहले हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है फ्लंग। फ्लंग है किसी चीज़ को फेंकना, थ्रो विद फोर्स। और ब्रेकर है यहाँ पर ए लार्ज वेव कवर्ड विद वाइट बबल्स, यानी कि समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर जिसमें वाइट बबल्स होते हैं, फफोले होते हैं। तो इसी तरह स्टैजर मीन्स टू वॉक विद वीक अनस्टडी स्टेप्स, यानी कि लड़खड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाना। कर्ल्ड इन ए कर्व्ड शेप, यानी कि मुड़ी हुई हालत में। सर्फ वाइट फोम प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स, यानी कि जो जाग पैदा होती है लहरों से, उसी को सर्फ कहा जाता है। एंड स्पाइकड विद मीन्स विद शार्प एजेस और रफ सरफेस ऑफ मेटल और वुड, यानी खुरदुरी जो वहाँ पर छोटी छोटी कीलें जैसी होती हैं, तो उसी को स्पाइकड कहा जाता है। सोक मीन्स टू मेक वेट, किसी चीज़ को गीला करना या ना गीला होना। टेंड मीन्स टू केयर फॉर, किसी की देख रेख करना, किसी की देखभाल करना। एंड सोलम मीन्स सीरियस, बहुत ही संजीदा, सीरियस किस्म का। तो स्क्रीन मीन्स हाइड, किसी चीज़ को छुपाना, स्क्रीन्ड। And beachcombers means persons walking along beaches collecting interesting things, यानी कि वो लोग जो साहिलों पर घूमते हैं और दिलचस्पी की चीज़ें, छोटी छोटी दिलचस्पी की चीज़ें जमा करते हैं, उनको बीच कॉम्बर्स कहा जाता है। एंड स्टैंच टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी खून का बहना, अगर ज़ख्म में से खून रिस रहा है, खून बाहर आ रहा है, तो उसको बंद करने को स्टैंच कहते हैं। मॉस मीन स्मॉल ग्रीन और येलो प्लांट दैट स्प्रेड्स ओवर डैम्प सरफेसेस, यानी कहीं आप पत्थरों पर भी देखते हैं कि वो काई जमी होती है, और कहीं छोटी छोटी गीली जगहों पर भी आप काई को जमे हुए देखते हैं। वो सब्ज़ रंग के होते हैं, छोटे से, यानी कि उतने बड़े प्लांट नहीं है, बिल्कुल ऐसी उभरी हुई है। तो स्ट्रेवुड स्कैटर्ड स्प्रेड, स्ट्रेवुड मीन्स फैला हुआ और स्कैटर्ड बिखरा हुआ। एंड स्ट्यूपर ए स्टेट इन विच वन कैनॉट थिंक और हियर
क्लियरली, यानी कि वो हालत जिसमें कोई इंसान सही तरीके से ना सोच सकता है और ना कोई चीज़ सुन सकता है। रिपल्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बहुत ही नफ़रत, यानी कि दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत होना। इनर्ट, विदाउट पावर टू मूव, यानी इनर्ट का मतलब है जिसमें ताकत ही ना हो कि वो कोई हरकत कर सके। बैटर्ड, बैटर्ड मीन्स इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत में, बैटर्ड। तो these are the words which we will come across while reading this lesson, this part of the lesson. तो यहाँ पर जब सदाव घर पहुँचता है, उसकी बीवी उसका वालहना इस्तकबाल करती है, तो वो उसके बाजू पर अपना गाल रखती है। तो यही वो लम्हा, इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम, यानी कि यही वो लम्हा था जब दोनों ने कोहरे के अंदर, यानी कि मिस्ट, कोहरा होता है, तो कोहरे के अंदर से कोई काली चीज़ निकलते हुए देखी। ये एक आदमी था, इसे समंदर की लहरों ने बाहर ला फेंका था। वो लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम बढ़ा और फिर हाथों और घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर वो कुछ देर तक रेंगा और मुंह के बल गिर पड़ा और वहीं पड़ा रहा। यानी इसी लम्हे इन्होंने देखा कि समंदर के पानी में से कोई निकल के आ रहा है, कोई शख्स। वो लड़खड़ाया, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, तो अब वो मुंह के बल गिर पड़ा था, वो वहीं पर था। सदाव और हाना दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बालकनी से देखा था, अपने वरांडा से झांका था, उनने उस शख्स को देखा था। तो चूँकि आसपास की बस्तियों में जो मांझी थे, फिशरमैन थे, वहाँ पर 2-3 गाँव, और इस दिन वो भी वहाँ पर काम पे नहीं थे, मौसम ऐसा नहीं था, और वो लोग जो साहिलों पर घूमते हैं वो भी वहाँ पर नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, वो उस शख्स की जानिब तो तेज़ी से दौड़े जहाँ पर वो आदमी पड़ा था। वो वहाँ बेहरकत पड़ा था और उसका चेहरा रेत के अंदर था। क्योंकि उसका चेहरा रेत पर था, रेत के अंदर था आधा, तो वो शख्स ज़ख्मी हो गया है। सदाव ने कहा, सदाव ने जब उसे देखा तो उसने कहा कि ये आदमी ज़ख्मी है। आदमी के एक तरफ की रेत पर अब तक एक धब्बा बन चुका था जिसमें खून बहता हुआ जा रहा था, यानी रेत पर एक धब्बा सा निशान सा था और जिस पर उसके जिस्म में से खून निकलकर बह रहा था। उसके सर पर एक पुरानी टोपी थी, ओल्ड हैट, और उसके गीले कपड़े चीथड़े बन चुके थे। सदाव ने उस आदमी का सर घुमाया, उन्होंने उसका चेहरा देखा। तो सदाव ने क्या देखा, वहाँ पर एक वाइट मैन, एक सफ़ेद फाम आदमी है। हाना ने सरगोशी में, यानी कि विस्परिंग, तो सरगोशी करते हुए कहा, हाँ ये एक सफ़ेद फाम आदमी है। गीली टोपी सर से अलग हो गई है और इसके गीले पीले रंग के बाल दिखाई देने लगे हैं। इसके जवान और अजियतनाक चेहरे पर एक बदी सी दाढ़ी थी, क्योंकि उस पर टॉर्चर किया गया था। तो वो बेहोश था और वो उसके बारे में कुछ नहीं जान पा रहा था जो उसके लिए कर रहे थे, क्योंकि वो बेहोश था और वो उस हालत में नहीं था कि वो उन लोगों की बातें सुन सकें जो उसके अब आसपास खड़े थे। अब सदाव को ज़ख्म याद आया, अपनी माहिर उंगलियों से वो ज़ख्म को टटोलने लगा। उसके छूने से फिर से ताज़ा खून बहने लगा। उसकी पीठ के निचले हिस्से के दाएं जानिब बंदूक की गोली का एक ज़ख्म था जो दोबारा खुल गया था, यानी ये शख्स, इस पर गोली चलाई गई थी और इसका गोली का ज़ख्म था जो अब दोबारा से खुल गया था ज़ख्म। किसी वक्त बहुत दिन पहले नहीं उस शख्स को गोली मार दी गई थी और फिर उसकी देखभाल नहीं की गई थी। सदाव ने ज़ख्म में वो समंदरी काई भर दी जो समंदर के साहिल पर चारों तरफ बिखरी हुई थी। आदमी अपनी बेहोशी ही में दर्द से कराहा, लेकिन वो जागा नहीं, वो कराहने लगा। और अब सदाव और हाना एक दूसरे से बात करने लगे। उन्होंने क्या किया, बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं वो ये होगा कि हम इसे वापस समंदर में डाल दें। हाना ने कहा, अगर हम अपने घर में किसी गोरे आदमी को पनाह देते हैं तो हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम इसे एक कैदी की तरह पकड़वा देंगे तो वो यकीनन मर जाएगा। सदाव ने कहा, यानी अब ये दोनों, एक इंसानी हमदर्दी इनके दिल में थी, वो ना चाहते हुए भी इस आदमी की मदद करना चाहते थे।
तो हाना ने सरगोशी में कहा वो कौन है, इसमें यकीनन कोई ऐसी बात है जिससे वो अमरीकी लगता है। तो सदाव ने कहा इसने वो सलामीदार टोपी ऊपर उठाई, इस पर ये अल्फाज लिखे थे अमरीकी बहरिया यानी अमेरिकन नेवी, उस पर लिखा था। वो एक अमरीकी जंगी जहाज़ का मल्ला था। सदाव ने कहा वो शख्स जंगी कैदी है, यानी कि वॉर प्रिजनर, प्रिजनर ऑफ वॉर, वो फ़रार हो गया है। हाना ने नरमी से कहा और इसी वजह से वो ज़ख्मी हो गया है, यानी वो वहाँ से भागा और उस पर गोली चलाई गई। हैरत की बात यह है, सदाव ने कहा अगर वो आदमी तंदुरुस्त होता तो मैं इसे बगैर किसी मुश्किल के पुलिस के हवाले कर सकता था। यानी सदाव ने कहा अगर ये आदमी तंदुरुस्त होता तो मैं इसे बगैर किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले करता। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, तमाम अमरीकी मेरे दुश्मन हैं, लेकिन चूँकि ये आदमी ज़ख्मी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात थी जब जापान अमेरिका से भिड़ा था और जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तो जापानियों और अमेरिकियों के दरमियान बहुत ही एनिमोसिटी थी, दुश्मनी थी। तो इसीलिए सदाव कह रहा था कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा, लेकिन अब चूँकि ये ज़ख्मी है तो डॉक्टर को अपने फ़र्ज़ भी याद आया। वो डॉक्टर था। बहरहाल तुम इसे वापस समंदर में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। तो हाना ने अपने शौहर सदाव से कहा कि तुम इसे समंदर में नहीं फेंक सकते। फिर तो हम एक ही काम कर सकते हैं, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। लेकिन नौकर लोग, सदाव ने पूछा। हाना ने कहा कि हम इसे घर ले जाएंगे, लेकिन सदाव ने कहा कि हमारे नौकर तो इसको देखेंगे, उनका क्या होगा, यानी नौकरों का क्या होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।